तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अभी वाला सेशन। इसमें आप लोग कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन स्टेप्स ध्यान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक क्या कहता है कि गोलीय दर्पण हमारा जो है, गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में कोई भी हो सकता है। अवतल हो या उत्तल हो, है ना। दोनों में क्या होता है कि उसकी दो भौतिक राशियां कह सकते हैं हम, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या उसके अंदर होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपस में किस प्रकार संबंधित है, यह हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव जो हमारा है उसके ठीक बीच में हमारा फोकस स्थित होता है। आप फिगर में देखे भी होंगे, अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, हम लोगों ने चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम लोग क्या करते हैं, फोकस को बीच में दर्शाते हैं। किसके? ध्रुव और वक्रता केंद्र के। देख सकते हैं ध्रुव है और ये हमारा वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में हम फोकस को दिखाते हैं। तो हम लोग बीच मतलब एकदम मध्य बिंदु के तौर पे इसको माना जाता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा पाया गया है कि फोकस से ध्रुव की जो दूरी होती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप हम समझ पा रहे होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात यहाँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का पीएफ है वो पीसी का आधा है, ये लिख सकते हैं। या एक बात और हम लिख सकते हैं कि एफ जो है वो पीसी का मध्य बिंदु है, पीसी का मध्य बिंदु है ना। ये दो बात जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और सबसे पहली बात तो ये तो हमें फुल कंसिडरेशन में रखना होगा, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। चूंकि हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, उस 5 मार्क्स के अनुसार उसको प्रूफ करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी हो सकता है, आपका इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है 2 नंबर में, और 5 मार्क्स में इसका प्रूफ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इसको एक चीज और लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स के अनुसार हम इसको r इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक उसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। इसको प्रूफ करने में हम लोग जो है यहाँ अवतल दर्पण को लेकर के प्रूफ कर रहे हैं, है ना। अवतल दर्पण को लेकर के प्रूफ कर रहे हैं। इसको प्रूफ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक ना। उनको हमें ध्यान पूर्वक समझना होता है। तो ध्यान पूर्वक उसको समझिए कि कैसे कैसे हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। उस प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा बढ़िया सा,
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए जिस फिगर का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने सिंपली क्या किया है कि एक अवतल दर्पण लिया, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रधान अक्ष बनने वाला है। तो प्रधान अक्ष तो कुछ इस प्रकार का होगा कि सबसे पहले जब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना, ऐसे करके हम जानते हैं ना कि ये गोले दर्पण है। तो गोले दर्पण है, किसी गोले का हिस्सा होगा, ठीक है सर हाँ बाबू। मतलब बंद हो जाता है फिर चालू होता है, फिर कभी आवाज नहीं आ पाता है, कभी ब्लैक दिखता है। तो वह ये नेटवर्क इशू है, इसके लिए आप हमसे डिस्कशन क्या कीजिएगा, आपको पहले से पता है, आप भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं इन समस्याओं पे। नहीं पा रहा क्लास अच्छा से। टेक्निकल इश्यूज है, वो नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, ये जो वक्र है उसके उसका ये केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है, और उसी के ठीक बीच में हम लोग फोकस को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी दिखाते हैं, और ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमको रे डायग्राम दिखाना होगा, किरण आरेख दिखाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रे लेते हैं जो कि प्रधान अक्ष के हमारा समानांतर है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा कि फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक ना। थोड़ा सा ये हो गया हमारा कि हमने प्रधान अक्ष के समानांतर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि फोकस से होकर के गुजरा, ठीक है। तो इतना इनफ है हमारे लिए। एक आपतित किरण ले रहे, मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट से वो आ रहा होगा, एक ही किरण हमारे लिए इनफ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ए बी नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग एम डैश लिख देते हैं दर्पण के लिए। एम लास्ट पॉइंट ये दर्पण का द्वारा के लिए यूज होता है ना। अब एक जो है हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सी से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं कि सी से इस वक्र यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह कह लीजिए या उसका वक्र कह लीजिए, उसे किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वो हम लोग क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या ही होगा। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग को पता है कि सी से होता हुआ अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, सी से होता हुआ मतलब सी से होता हुआ जाना चाहिए, और जो हम लोग का वक्र है उस पर किसी बिंदु पर अगर वो टच करेगा तो वो अभिलंब का काम करता है ना। क्योंकि हमें मालूम है किरण नियम से कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में किरणें आपतित होती हैं तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ फॉर्मेशन होगा, उसके हिसाब से हमें मालूम है कि ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमारा परावर्तन कोण बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। तो इसी समय ना हम एक फिगर पे कुछ रूल यूज करते हैं रेखा और कोण का। तो हम लोग रेखा और कोण का कौन सा रूल यूज कर रहे, तो एकांतर कोण वाला रूल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमारा क्या है, ए बी और पीसी हमारा पैरेलल है, और ये हमारा जो है वो ये कट रहा तिर्यक रेखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, एकांतर कोण के हिसाब से। तो ये हमारा यहाँ तक का फिगर हो गया, सब कुछ यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर चुके हैं। तो जब हम लोग प्रूफ करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ना कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। एज पॉसिबल जितना आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे।
रिक्वायरमेंट जितना का है उतना उतना को ही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, माना हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्पण कौन सा है, तो उसको हम लोग एम डैश से डिनोट करते हैं दर्पण के लिए, दर्पण के द्वारा के थ्रू। तो ये हमारा जो है वो हमारा अवतल दर्पण है ना। अब इस अवतल दर्पण में हमारा जो प्रूफ है उसके लिए कौन कौन सा चीज रिक्वायर्ड है, तो हम लोग कौन सबका यूज करते हैं इसके प्रूफ में, तो कौन किन किन चीजों से बन रहा है उन सब चीजों को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो ए बी हमारा जो है वो हमारा आपतित किरण है ना। तो आपतित किरण है तो परावर्तित किरण भी हम दिखा देते हैं। तो बी से एफ की ओर गया हुआ है वो हमारा क्या है, परावर्तित किरण है ना। उसके बाद हम यहाँ अविलंब का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सी बी जो है ना, सी से होता हुआ बी पे टच करता हुआ एक लाइन है, ये इसको हम लोग अविलंब के रूप में यूज करेंगे, है ना। देखिए हमें मालूम है कि हम लोग एंगल सब दिखाने वाले हैं ना, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया। अब क्या है, मिट्टी लगा हुआ है धोके कि यहाँ पे तो चलेंगे, बाबू अननेसेसरी माइक अनम्यूट मत कीजिए, अर्पिता। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। एंगल को हम थोड़ा नीचे दिखाएंगे क्योंकि एंगल का हमको मेन यूज है। कुछ टर्म्स और हम यहाँ पे दिखा देते हैं इसका, जिसमें कि P से C तक हमारा कैपिटल R है जो कि हमारा वक्रता त्रिज्या है ना। और P से F जो है वो हमारा स्मॉल f, जिसको कि हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। ये सारा चीज हो गया। अब क्या है, हम लोग एंगल को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमको दिख रहा है कि एंगल ए बी और सी ये मेरा आई है। हमको मालूम है कि ये हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा आपतन कोण है ना। फिर एंगल एफ बी सी लिख सकते हैं हम। एफ बी सी देखिए बी पे ही एंगल बन रहा है क्योंकि बी हमारा यहाँ आपतन बिंदु है। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हमारा आपतन बिंदु है ना। फिर आप परावर्तन के नियम से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं बाद में, है ना। ये हमारा आर है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, है ना। अब क्या है, तो हम लोग को तो यूं भी मालूम है कि चूंकि एंगल ए बी सी जो है वो हम लोग का एंगल एफ बी सी के बराबर होता ही है ना। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। ये दोनों एंगल हमारा बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और एंगल हम लोग यहाँ पर बराबर दिखा सकते हैं, है ना। वो कौन सा है, तो एंगल एफ सी बी जो है वो हमारा एंगल, या फिर हम उसको उस ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, हम लोग इक्वेशन यूज करें थोड़ा यूज करना आसान हो जाए, हम पहले इधर वाले को ही लिख देते हैं क्योंकि हम इसको राइट साइड में लिखने वाले थे, इसको हम लेफ्ट में ही लिख लेते हैं। एंगल एबीसी एक और एंगल के बराबर है ना। वो कौन सा है, तो वो हमारा है एंगल एफ सी बी, है ना। इन्हीं दोनों का हमको यहाँ पे मेन यूज करना है, ठीक है ना। तो ये किस हिसाब से हुआ, तो ये हमारा एकांतर कोण है ना। हम लोग ये चीज इसके लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर एकांतर कोण है तो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहिए तो डिफाइन भी कर सकते हैं कि चूंकि ए बी हमारा पैरेलल है पीसी, है ना, तथा सी बी तिर्यक रेखा है ना।
इतना सारा चीज जो है हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा मैटर है, यहाँ तक का कुछ खास विशेष नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करने के बाद देख सकते हैं 1 बाय 1 सारे टर्म्स हैं, कल भी हम आपको बताए थे, ये सारा चीज हम आपको कल एक्सप्लेन कर दिए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, एक जो हम एंगल यहाँ पर दोनों लिए हैं, है ना, तो इन दोनों एंगल में हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों का लेफ्ट साइड हमारा सेम चीज है, उसका राइट साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है ना, हम अभी कंटिन्यू रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। अभी बस समझिए, ठीक है, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर समीकरण को यूज करेंगे, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे जो है हमारा वो दोनों एंगल हमारा बराबर होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, एफ बी सी एफ सी बी, यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा। तो लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी का, है ना। ये इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं, है ना। ये तो सामान्य सी बातें हैं कि अगर LHS बराबर हो तो RHS बराबर होगा, ये मैथमेटिक्स है ना। एक बार और फिर से देख सकते हैं स्लाइड को, है ना, कि इसका LHS आपस में सेम है, इसका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो FBC FCB आपस में बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो एंगल दोनों है FCB और FBC, वो एक त्रिभुज का कोण है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, है ना। त्रिभुज कौन सा है, तो हम इसमें से जो पॉइंट है FCB, इसी के आधार पे हम एंगल लिख सकते हैं, या तो FBC लिखिए या FCB लिखिए, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को रीड्रॉ कर ही देते हैं, ताकि यहाँ पर भी समझना थोड़ा आसान हो, है ना। कोई खास फिगर तो है नहीं, सिंपल सा फिगर है ना। तो हम लोग इसको रीड्रॉ कर ही सकते हैं, है ना। इधर हमारा A है, इधर B है, इधर F है, इधर हमारा C है ना। तो हम लोग ट्रायंगल यूज करने वाले हैं ना, तो उस पर्पज से दिखा देते हैं। फिर B को P के निकट ला करके भी हम एक मैथमेटिक्स यहाँ यूज करने वाले हैं, तो चलते हैं उस ओर, है ना। यह हो गया हमारा, तो लिख देंगे कि स्पष्टतः त्रिभुज FBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज FBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां देखिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सा बराबर होगा। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो यहाँ और यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो एंगल का जो कॉमन भुजा है वो मेरा BC है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम लोग का FC जो है वो बराबर हो जाएगा BF का, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक रूल यूज करेंगे छोटा सा, है ना। वो कौन सा, तो वो भी हम कल आपको बता चुके थे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, माइक म्यूट रखिए बाबू, है ना। अर्थात
बिंदु बी पी के अत्यंत निकट हो, है ना, तो क्या होगा, देखिए ये जो बी से एफ का आप डिस्टेंस ले रहे हो ना, जब ये नजदीक लेके आएंगे तो ये पी से एफ के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि उस टाइम हम लोग लिख सकेंगे कि जो हम लोग का बी एफ है ना, वो हमारा पी एफ के इक्वल होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा बाबू, बी से जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ना, उसको हमको पी से लेना होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जब हम लोग पढ़े थे तो याद होगा हम लोग एक चीज लिखे थे कि सारी दूरियां पी से मेजर की जाती है, यानी कि सब कुछ पी से ही स्टार्ट करके हम मेजर करेंगे, वो उसका केंद्र बिंदु होता है ना, या निर्देशांक बिंदु कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो हम लोग अब क्या देखते हैं, इसको भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 दे सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, है ना, समीकरण 4 और 5 को हम लोग अगर देखते हैं ध्यान से तो हमें पता चलता है ना, एक सेकंड बाबू। तो समीकरण 4 और 5 से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा ध्यान से, कि दोनों में एक टर्म कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ सी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर एफ सी और पी एफ हमारा अगर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ही है कि एफ जो है वो पीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एफ पीसी का मध्य बिंदु है ना। देखिए इसको एक और तरीका से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वो मध्य बिंदु है तो सीधा सीधा बात है कि पीएफ जो होगा, पी से एफ का डिस्टेंस वो पीसी का आधा होगा, है ना। या फिर एक चीज और हो सकता है, यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट उसका नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, वो हम साइड में इधर दिखा देते हैं, एफ सी भी पीसी का आधा होगा। दोनों बात कि पी एफ और एफ सी दोनों देख रहे हैं ना, दोनों का दोनों पीसी का आधा होगा, क्योंकि एफ जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये वाला पूरे का आधा होगा और ये वाला भी पूरे का आधा, ये वाला मतलब पीएफ जो है वो भी पीसी का आधा होगा और एफ सी जो होगा वो भी पीसी का आधा होगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पीएफ का है। तो हम लोग जानते हैं कि पी से एफ का डिस्टेंस फोकस दूरी और पी से सी का डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये हम प्रूफ लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो चुका है। देखिए एक और तरीका होता है इसको आगे एक्सटेंड करने का, इसके आगे इक्वेशन 6 के आगे से, है ना, यहाँ से हम लोग एक और तरीका से एक्सटेंड कर सकते हैं। एफ सी बराबर हमारा पी एफ आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये एफ सी है ना, एफ से सी का डिस्टेंस है ना, तो एफ से सी को हम यहाँ तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो पी तक इसीलिए पहुंचाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि हम सारा डिस्टेंस पी से मेजर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक मैथमेटिक्स यूज करते हैं, इसके दोनों तरफ हम पी एफ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करते हैं, पी एफ जोड़ देते हैं। पी एफ जोड़ने से क्या हुआ ना कि ये जो एफ सी था वो पी तक पहुंच गया। तो आप गौर कीजिए बउआ कि एफ से सी और यहाँ से यहाँ तक जब ऐड होगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पीसी मिल जाएगा हमको। ये दोनों को अगर हम सम करेंगे ये हमको पीसी मिलेगा, है ना। तो पीसी मिलेगा और ये जो पीएफ टू पीएफ हो जाएगा, है ना। कोई दो चीज को जोड़ना, दो से गुणा करना, एक ही चीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पी से सी का मतलब वक्रता त्रिज्या और पी से एफ का मतलब फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको फिर वही मैथमेटिक्स यूज करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ इक्वल टू आर बाई टू भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रूफ, है ना। तो हम लोगों ने सर ये देखा, नहीं। हम लोगों ने नहीं हम रिपीट कर रहे, हम लोगों ने
देखा अभी कि सबसे पहले हम लोगों ने एक फिगर बनाया। इस फिगर में हमने क्या किया, जो भी चीज रिक्वायर्ड था उसको हमने ड्रॉ किया, फिर उसके बारे में जो रिक्वायरमेंट था उसको हमने लिखा। यहाँ तक देख सकते हैं सब कुछ बस लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है चूंकि से। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो एंगल परावर्तन के नियम से बराबर है उसको हम बराबर लिए, फिर जो हमारा एक एकांतर कोण के नियम से बराबर आ रहा उसको हम बराबर लिए। टारगेट बनाए हम एक ट्राइंगल को। वो ट्राइंगल कौन सा था वो हम लोग रीड्रॉ किए यहाँ पर फिगर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर जो है वो रीड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो हमारा टारगेट पे था, उसको समद्विबाहु दिखाना था एक रूल पे। फिर हमने क्या किया कि जिस कारण से वो हमारा समद्विबाहु हुआ है उसका कारण हम लोग यहाँ पर समझे हैं कि जो मेरा ये ट्राइंगल है ना, उसके दो एंगल बराबर हैं। तो वो जिस आधार BC को छोड़ करके जो भुजा बच रही है वो बराबर हो, यानी कि ये वाला और ये वाला हमारा बराबर है। हमने उस चीज को दिखाया, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के दम पे स्पष्टतः जो है हमने यहाँ पे लिखा कि FBC जो है वो हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसका दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा बराबर हो गया। फिर हमने यहाँ पर एक चीज जो यूज किया है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि जब हम लोग इस बिंदु को ये जो देख रहे हैं हम, ये जब इसके क्लोज आएगा, हम यहाँ पर जब इसको हम लेंगे, ठीक है ना, तो B से यहाँ का जो डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा ना कि लगभग P से मेजर किया हुआ माना जाएगा, यानी कि लगभग एग्जैक्टली बराबर नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा वो चीज, ठीक है ना। तो ये फिक्स चीज है, इसलिए इसमें अधिक दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है हमको। बस B से जो डिस्टेंस हम देख रहे वो P से लेंगे। तो हमने B से F का डिस्टेंस में क्या किया, उसको एक्सचेंज कर दिए, उसको परिवर्तित कर दिए P से F का डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, ये इक्वेशन 4 और 5 को यूज करके हमने देखा कि ये F से C और P से F हमारा आपस में बराबर है। तो ये जो आप देख रहे हो जो बराबर है हमारा, है ना, तो यहाँ पर क्या है ना, बीच में एक बिंदु F है और इधर हमारा P है और इधर हमारा C है। तो अगर ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इसका मतलब है कि ये जो है ना PC के मध्य में स्थित है। तो अगर ये PC के मध्य में स्थित है तो ये क्या करेगा, दोनों को आधा आधा कर देगा पूरे का। उसी के आधार पर हमने लिखा कि PF जो है वो PC का आधा है, ठीक है ना। दूसरा तरीका हमने क्या यूज किया कि ये जो F से C का डिस्टेंस था उसमें हमने दोनों तरफ PF को जोड़ दिया। PF को जोड़ने से क्या हुआ, दोनों को मिला करके P से C मिल गया, दोनों को जोड़ करके 2PF। तो P से C का मतलब रेडियस और P से F का मतलब फोकस दूरी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया, है ना।